क्या हमारा फ्यूचर पहले से डिसाइडेड होता है, तय होता है, या टैरो कार्ड से इसे बदला जा सकता है? प्रारब्ध को कोई सी भी विद्या बदल नहीं सकती, हाँ पढ़ जरूर सकती। क्या सच में नाम बदलने से फर्क पड़ता है भाई? तो जितने लोगों के नाम राम है, कृष्ण है, शिव है, पार्वती है, ये तो ईश्वर के नाम है ना, तो फिर इनके तो जीवन में कुछ होना ही नहीं चाहिए था। इनका तो जीवन बिल्कुल क्या ना, मोबाइल नंबर को लेकर भी बहुत जबरदस्त चल गया है। अब आपने अप्लाई कर दिया और आप कह रहे हो इस नंबर को बदल देते तो भाग्य बदल जाएगा। क्या ऐसा कोई कार्ड आया जिसने आपको सरप्राइज किया हो या आपको डरा दिया हो? आप लेके करेंगे ना तो आप देखेंगे उस समय पे अगर आपको नहीं भी समझ आएगा, आने वाले समय में समझ आ जाएगा कि वो सही था। क्या टैरो कार्ड से ये पता चल सकता है कि शादी कब होगी? अब मैं बोल दूं कि शादी के योग तब है और अगला मान के बैठ जाए मुझे शादी नहीं करनी, तो फिर तो कुछ नहीं हो सकता। क्या टैरो कार्ड से ये जान सकते हैं कि हम कब अमीर बन सकते हैं? ऐसी अपॉर्चुनिटी मिलेंगी जिसमें आप पैसा कमा पाएंगे, वो हम जरूर बता सकते हैं। क्या हमें खुद की टैरो रीडिंग खुद करनी चाहिए या हमें अपनी टैरो रीडिंग किसी एक्सपर्ट से करानी चाहिए? नमस्कार दोस्तों, मैं हूं हिम्मत भारद्वाज और एक बार फिर से आपका स्वागत है द हिम्मत भारद्वाज शो में। और एक बार फिर से आपके लिए लेके आए हो एक धमाकेदार पॉडकास्ट। और आज के हमारे जो स्पेशल गेस्ट हैं वो टैरो कार्ड एक्सपर्ट हैं, बिल्कुल ऑथेंटिक पर्सन है। देखिए, मार्केट में 98% आपको मिस गाइड किया जा रहा है। आपको न्यूमरोलॉजी के माध्यम से हो, चाहे एस्ट्रोलॉजी के माध्यम से हो, चाहे टैरो कार्ड रीडिंग के माध्यम से हो, ये वो ऑथेंटिक पर्सन है जिनको मैंने भी काफ़ी रिसर्च की। और जब मैंने इनके पॉडकास्ट देखे, इनके सारी की सारी अचीवमेंट्स देखी, तब मुझे लगा कि इनसे मिलना चाहिए, इनसे बातें करनी चाहिए और इनकी नॉलेज को आपके साथ शेयर करना चाहिए ताकि आप मिसगाइड ना हो। और ये 2025 कैसा आपके लिए रहने वाला है और ये जो टैरो कार्ड है, ये जो साइंस है, ये कैसे आपकी मदद करेगी आपके करियर में, आपके हेल्थ में, आपके रिलेशन में। तो ये पॉडकास्ट एक मास्टर क्लास है और ये हर उस पॉडकास्ट का जो आपको मिसगाइड करता है उसका जवाब है। तो दोस्तों, इस पॉडकास्ट को आपको मिस नहीं करना है। स्वागत कीजिए खुशबू शौकीन मैम का। खुशबू शौकीन मैम, स्वागत है आपका द हिम्मत भारद्वाज शो में। थैंक यू सो मच। सबसे पहले बताइए, कैसे हैं आप? बिल्कुल बढ़िया, आपसे मिलके और अच्छे हो गए। मैंने आपका एक पॉडकास्ट देखा था और आपने इतनी ऑथेंटिक बात की थी। मैं चैनल का नाम भी बता देता हूँ, डिजिटल धैर्य। बहुत अच्छे पॉडकास्ट करते हैं वहाँ मैंने आपका पॉडकास्ट देखा। मैं आपका पॉडकास्ट पूरा देखता चला गया क्योंकि मुझे वहाँ से टैरो कार्ड के बारे में, न्यूमरोलॉजी के बारे में मैंने सुना पहले भी था, लेकिन आपकी बातें इतनी ऑथेंटिक थी तो मेरा बड़ा मन हुआ कि बस एक बार आपके साथ में पॉडकास्ट करना है, एक बार आपसे बातें करना। थैंक यू। तो मेरा जो पहला सवाल है, क्या हमारा फ्यूचर पहले से डिसाइडेड होता है, तय होता है, या टैरो कार्ड से इसे बदला जा सकता है? ठीक है, तो पहला आपके क्वेश्चन में 2 पार्ट्स हैं, तो हम एक एक करके ही आंसर कर लेते हैं। क्या हमारा जो भविष्य होता है वो पहले से तय होता है? इसको जानने के लिए हमें ना कर्म थ्योरी को समझना पड़ेगा। कहने का मतलब, हमारे जो कर्म होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। ठीक है। संचित कर्म, प्रारब्ध और क्रियामान कर्म। संचित कर्म का मतलब होता है आप पीछे जितने जन्म ले चुके हो उन सब में जो आपने कर्म किए हैं और उनका जो रिजल्ट बन चुका, भोगा नहीं है अभी आपने, लेकिन आगे लाइफ टाइम्स में आपको भोगना है, वो सब जब इकट्ठा कर लोगे तो उसको कहते हैं संचित कर्म। ठीक है। ठीक। अब इसमें तो बहुत कुछ हो सकता है ना, पीछे पता नहीं कितने जन्म लिए हैं, क्या क्या हमने कर दिया। उस संचित कर्म में से इस जन्म में जब मैं खुशबू बनी, आप हिम्मत बने, उस संचित कर्म में से हम कुछ हिस्से को ले आए इस जन्म में भोगने के लिए। कुछ हिस्से को, क्योंकि पूरा तो कैसे भोगेंगे ना, लाइफ तो हमारी निश्चित है ना, जितनी भी होगी, कितनी बड़ी हो जाएगी, 100, 150, 200, इतनी भी नहीं हो सकती। ठीक है। लेकिन उसमें पूरा तो भोगा नहीं जा सकता। अब जो हिस्सा हम लेके आए हैं वो हमारा बन के आया प्रारब्ध। इंग्लिश में उसको कहते हैं डेस्टिनी, या कॉमन नेम उसका है भाग्य, काल, है ना। तो वो कहाँ से आया? पास्ट लाइफ कर्मों के रिजल्ट से। अच्छा। उसी को आप कहते हो फ्यूचर या डेस्टिनी। अब आप मुझे सोच के बताओ, क्या वो बदला जा सकता है? जो आप पीछे कर चुके हो, क्या आप उसको बदल सकते हो? नहीं, पीछे वाले कर्मों को तो नहीं बदल, कोई नहीं बदल सकता ना। कहने का मतलब क्या हुआ? प्रारब्ध को कोई सी भी विद्या बदल नहीं सकती, हाँ पढ़ जरूर सकती है कि हिम्मत जी पीछे क्या करके आए हैं, उसके बेसिस पे इस जन्म में आपको क्या रिजल्ट भोगना है,
वो पढ़ जरूर सकते हैं। अच्छा है, बुरा है, आप में क्या क्वालिटीज होंगी, क्या वीकनेसेस होंगी, उसको पढ़ने के लिए बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं, टैरो भी उनमें से एक है। तो वो पढ़ जरूर सकता है, आप उससे समझ सकते हो उसमें बेस्ट अब एक्शन क्या करोगे। हाँ, वही मैं उसको कहते हैं क्रियामान कर्मा, आगामी कर्मा भी कहते हैं। ठीक है। कि अब जब हमने जन्म ले लिया, सिर्फ भोगने के लिए तो लिया नहीं होगा, पशु पक्षी तो है नहीं हम कि खाएंगे पिएंगे मर जाएंगे, है ना। बिल्कुल सही बात है। तो अभी भी तो हम कर्म क्रिएट करेंगे। अब जो क्रिएट करेंगे उसको कहते हैं क्रियामान कर्मा। अब हिम्मत जी जो मिल गया, जो कराए, उस पर तो कोई जोर है नहीं, वो तो भोगना ही भोगना है। सही बात है। जोर किस पे है? क्रियामान पे, कि अब मैं गलत ना करूं। उसके लिए एक सबसे खूबसूरत सब्जेक्ट जो मुझे लगता है अपने एक्सपीरियंस में, वो टैरो है। क्योंकि टैरो प्रारब्ध को पढ़ता तो है, बता सकता है कि क्या चीज, पॉसिबिलिटीज क्या हैं, आप में क्या स्ट्रेंथ्स हैं, क्या वीकनेसेस हैं, पर वो सबसे बड़ा इफेक्ट करता है क्रियामान को। क्रियामान, इसका एक हम ना जनरल एग्जांपल लेके देखते हैं। प्रारब्ध का मतलब जो सिचुएशन आपको मिलती है। अब मान लो आपने एक ऑफिस ज्वाइन किया, बिल्कुल नए हो, पहला दिन है आपका, बॉस से आपकी नहीं बन पा रही या कलीग से आपकी नहीं बन पा रही, ये एक सिचुएशन आपको मिली, इसमें आपने कुछ चुना नहीं है ना, तो ये आपका प्रारब्ध है। अब क्रियामान क्या होगा कि मैं अब क्या एफर्ट डालूंगी बॉस से बनाने के लिए या कलीग से बनाने के लिए, है ना, या मैं उनसे लड़ाई में ही लगी रहूंगी या मैं कोई एफर्ट करूंगी। ठीक है। तो ये क्रियामान कर्मा होते हैं जो अब आप डिसीजन लेते क्रियामान, हाँ जी, ठीक है ना। सो ये जब आप करोगे, इसके लिए आप टैरो को यूज कर सकते हो कि भाई अगर मान लो मैं इस जॉब को कंटिन्यू करूं तो क्या होगा, मैं रिजाइन कर दूं तो क्या होगा। तो टैरो इज बेसिकली, या बनाया भी जब गया था तो बेसिकली गाइडेंसेस के लिए बनाया गया था कि किसी भी सिचुएशन में जब हम फंस जाते हैं, हमें डिसीजन लेना है, तो हम देख सकते हैं कि अगला कदम जो मैं लूंगी तो उसका रिजल्ट आगे क्या होने की संभावना है। अच्छा, वहां से आपको गाइडेंस मिल सकती है। गाइडेंस मिल सकती है, एग्जैक्टली। इसके अलावा कुछ मिल सकता है टैरो से? टैरो से आप अपना पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर जान सकते हैं। आप ये भी जान सकते हो कि आगे आने वाले समय में आपको क्या डिफिकल्टीज आ सकती हैं। क्योंकि जब मुझे पता होगा, मान लो मैं गाड़ी से कहीं जा रही हूँ और मुझे पता लगेगा कि आगे जाम है, तभी तो बचने की कोशिश करूंगी, ऑल्टरनेट रास्ता ढूंढूंगी। जब तक पता नहीं है तो सीधा जाके वहीं फंस जाऊंगी, है ना। सिमिलर जैसे आप, हमारे पास गूगल मैप्स हैं। अब मुझे आज अपने घर से यहाँ पे आना था, हमने लोकेशन डाली, हम सीधा सीधा आ गए, हमें पता लग गया ना, यहाँ जाया मैं तो यहाँ से चले जाओ, यहाँ पे रोड ब्लॉक है तो यहाँ से चले जाओ। जब पता ही नहीं है तो क्या करोगे। तो सिमिलर ज्योतिष है या कोई भी सब्जेक्ट है इस फील्ड में, वो सिर्फ इतना काम करता है कि वो एक जीपीएस है। वो कोई आपकी डेस्टिनेशन नहीं बदलने वाला, आपका भाग्य नहीं बदलने वाला, या आपकी किस्मत नहीं बदलने वाला, वो सिर्फ आपको गाइड करने वाला है। ओनली एंड ओनली यही काम है इन सब्जेक्ट्स का। इन सब्जेक्ट्स का ये काम नहीं है कि आप ये करके सो जाओ और आप करोड़पति हो जाओ। ये काम ही नहीं है इनका। आपका भविष्य इनसे नहीं बदल सकता, बिल्कुल भी नहीं बदल सकता। तो एक बार थोड़ा सा मैं टैरो कार्ड की हिस्ट्री के बारे में जानना चाहूंगा। मतलब ये कहाँ से आया है या कितने प्रकार के टैरो कार्ड्स होते हैं? टैरो कार्ड्स के प्रकार आज की डेट में मार्केट में अगर आप देखेंगे 3000 से ज्यादा है। 3000 से ज्यादा? हाँ जी। क्योंकि इसमें प्रॉब्लम है थोड़ी सी, मैं हिस्ट्री से शुरू करती हूँ फिर आप समझेंगे। पहली चीज तो टैरो कार्ड्स को समझा जाता है कि ये कोई विदेशी चीज है और हमारे यहाँ से नहीं है, जबकि ये भी गलत है। टैरो जो पहली बार यूज हुआ था तो रोमा ट्राइब ने यूज किया था। जो रोमा ट्राइब, जिनको हम जिप्सीज बोलते थे बाद में, सो जिप्सीज सुना होगा आपने ना, उनका ऑथेंटिक नेम जो है वो रोमा ट्राइब्स। तो वो पंजाब, जिसको अब हम पंजाब रीजन बोलते हैं, वहां से थे। 8th to 10th सेंचुरी के बीच में वो लोग माइग्रेट किए थे बाहर, एशिया, यूरोप और सब गए थे। ठीक है। वो लोग पहले लोग थे जो टैरो कार्ड्स को यूज करते थे। अब प्रॉपर ना तो उस समय पे ये नाम था टैरो कार्ड्स, ना कोई ये था कि ये वाला डेक तब था, लेकिन ये जो कॉन्सेप्ट है ना कार्ड से रीडिंग करने वाला कॉन्सेप्ट, ये वहां से शुरू हुआ था। फिर वो जब यूरोप चले गए, कार्ड से रीडिंग करते थे या वो कैसे रीडिंग करते थे? क्रिस्टल और कार्ड्स को यूज करते थे, वो रीडिंग्स करते थे इनसे, जो रोमा ट्राइब से। हाँ जी, रोमा ट्राइब। ठीक है। तो वो जब यूरोप गई और वहां पे फिर ये चीजें फॉरेनर्स ने देखी, बाहरी लोगों ने देखा, उन्होंने पढ़ा। टैरो कार्ड्स असली कब बढ़ा? लेट 18th सेंचुरी और अर्ली 19th सेंचुरी में एक सोसाइटी थी गोल्डन डॉन सोसाइटी करके। वहां पे ये सारे वेस्टर्न जो बड़े बड़े रिसर्चर्स थे, मिस्टर ए वेट, जिनका ये डेक आज की डेट में सबसे पॉपुलर है, ये भी उस सोसाइटी में थे। अच्छा। वहां से टैरो को असली बूस्ट मिला। इन लोगों ने रिसर्चेस किए, ये प्रूव किया कि ये बता सकते हैं, ये आपको गाइड कर सकते हैं। अच्छा। 1907 में ये डेक आया था जिसको कहते हैं राइडर एंड वेट डेक, मिस्टर ए वेट ने बनाया था। तब से और अब तक ये सबसे ऑथेंटिक डेक है टैरो का। सबसे ज्यादा स्कोप इसका है कि ये गाइडेंस भी दे सकता है, प्रिडिक्शन भी कर सकता है,
आपको ऑप्शंस, अगर आप ऑप्शंस में कंफ्यूज हो गए हो वहाँ पे भी मदद कर सकता है। अब ये डेक बहुत पॉपुलर हो गया, बहुत ज़्यादा चल गया, पूरी दुनिया में यूज़ होता है। अब क्या होता है, हर थोड़े दिन में इसकी एक कॉपी आ जाती है ना। तो ये जो 3000 मैं आपको बता रही हूँ ना, इसमें से आप देखिए 2950 इसी की कॉपीज हैं और कुछ नहीं है। सिर्फ थोड़ा सा रंग बदला, पिक्चर बदली, अपना नाम लगाया और बना दिए। कुछ हैं जो ओरिजिनल हैं, लेकिन वो अभी इतने इनिशियल स्टेजेस में और इतनी रिसर्च नहीं है जितनी इसके ऊपर है। मेरी नज़र में ये डेक सबसे पुराना, सबसे ऑथेंटिक और ओरिजिनल है। आप टैरो कार्ड के कनेक्शन में कब से आए? टैरो मेरे जीवन में पहली बार आया था जब मैं और टैरो ही क्यों आया? हाँ, मैं बताती हूँ आपको। अगर आप मेरे बचपन में देखोगे, मुझे शौक बड़ा था पतरी दिखाने का, हाथ दिखाने का। तब टैरो ना तो चला करता था शायद, ना हमने कभी सुना जाना। मेरा भी था। हाँ, है ना कि, और मुझे असली इंटरेस्ट क्या आता था, अगर कोई बता रहा है ना, तो ये जानने में कि ये कैसे बता रहा है। मतलब ये नहीं कि प्रिडिक्शन कराना है, मुझे ये जानना था कि ये बताते कैसे हैं। तो वो इंटरेस्ट ज्यादा आता था। टैरो से मेरा फर्स्ट एनकाउंटर हुआ था स्टैंडर्ड 12th में, 11th में थी मैं, और घूम रहे थे हम लोग। अब जो मेरे हस्बैंड हैं उस समय पे मेरे साथ पढ़ा करते थे, तो हम घूम रहे थे, और घूमते घूमते हमने देखा एक लेडी बैठी हैं और बाल वाल ऐसे। जनरली मॉल्स में बहुत ज्यादा होते हैं हाँ टैरो हाँ, कार्ड वो भी रीडर। ऐसे ही बैठी थी। और वो कुछ कर रही थी। उस समय पता ही नहीं था कि ये टैरो कार्ड्स हैं। ये वो बस ये देखा कि ये कुछ कर रही हैं, कार्ड्स देख रही हैं, कुछ कुछ बता रही हैं। और उस समय तो बड़ा मजा आता है, तो हम दोनों भी चले गए और हमने कहा कि हमें कराना है। वो देहरादून से थी, मुझे आज तक याद है, नाम अब उनका याद नहीं, और हम देहरादून में ही पढ़ते थे, तो वो और इंटरेस्ट आ गया कि ये तो हमारी जगह से ही है। तो हमने उनसे रीडिंग करवाई। तब तो पता नहीं था क्या यूज़ कर रही हैं, कैसे बता रही हैं, पर जो उन्होंने बताया वो उस समय इतना एक्यूरेट था कि आज भी, मतलब ये मुझे इंसिडेंस पूरा का पूरा जैसे मैं आपको बता रही हूँ तो मेरी आंखों के आगे है। वो इतनी एक्यूरेटली उन्होंने मेरी फीलिंग पढ़ी। मतलब वो उन्होंने हमारे रिलेशनशिप के बारे में बताया। जो उन्होंने बता दिया। हाँ, कि ये आप फील कर रहे हो, ये फील कर रहे हैं, ये प्रॉब्लम आपको आ रही है, इसलिए आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हो। सारी चीज़ें उन्होंने बताई। जनरली है ना, मैं भी जैसे किसी भी एस्ट्रोलॉजर के पास में जाता हूँ या किसी भी न्यूमरोलॉजिस्ट के पास में जाता हूँ, तो वो जनरल चीज़ें बता देते हैं। जनरल चीज़ें कि भाई हाँ, आप मतलब कुछ कुछ ऐसी चीज़ें जो हम सब में मैच होती हैं, तो वही चीज़ें बताइए बिल्कुल स्पेसिफिक आपकी प्रॉब्लम का उन्होंने। हाँ, वो मैं आपको बताती हूँ ऐसा क्यों होता है, जनरल क्यों बताते हैं और स्पेसिफिक। देखिए, जो हमारा शास्त्र है ना, ये क्या कहता है, देश काल और परिस्थिति के बिना प्रिडिक्शन नहीं हो सकती। ठीक है। अब आप देखो, कोई भी एक डेट ले लो, टाइम ले लो। न्यूमेरोलॉजी डेट से करती है, एस्ट्रोलॉजी डेट और टाइम प्लेस से प्रिडिक्शन करती है। चाहे डेट कह लो, चाहे डेट टाइम कह लो। कितने बच्चे पैदा होते हैं उसमें? सही बात है। सबका जीवन क्या सेम गुजरता है? आप जनरल प्रिडिक्शन दे कैसे सकते हो? अब आजकल ये कितना चल रहा है, मूलांक ये का साल ऐसा जाएगा। मूलांक जो भी आप बात कर रहे हो, उसके कितने करोड़ लोग होंगे? सबका साल एक जैसा जाने वाला है। मेरा ये भी सवाल था, क्योंकि जर्नली सोशल मीडिया पे इतने सारे पॉडकास्ट चल रहे हैं, ज़्यादातर जो न्यूमरोलॉजिस्ट आ रहे हैं उनसे यही मेन जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि जो 2025 है वो 1 से लेकर 9 जो मूलांक होते हैं उनके लिए कैसे जाने वाला। और मैं भी आपसे पूछने वाला था कि जो 2025 है उसके टैरो के हिसाब से ये कैसे जाने वाला है, तो आप बताइए थोड़ा सा आगे। मैं आपको जवाब देती हूँ इसका, कि ये जितने भी प्रिडिक्शंस दिए जाते हैं इनको हम कहते हैं जेनरिक प्रिडिक्शंस। कहने का मतलब क्या, कि बस बोलने के लिए बोलना। ठीक। करोड़ों लोगों का ये साल एक जैसा नहीं जाने वाला, चाहे आप वो मूलांक से देखो, चाहे टैरो से देखो। हाँ, ये जान जरूर आप सकते हो किसका साल कैसा जाएगा, पर उसके लिए पहले आपको देश काल परिस्थिति चाहिए। कहने का मतलब, हिम्मत जी कौन है, क्या करते हैं, कहाँ रहते हैं, क्या इनका इंटरेस्ट है, किस फील्ड में है, ये सारी चीजें चाहिए, जैसे हम कहते हैं देश काल परिस्थिति। दूसरी बात, आपका पर्सनल इंफॉर्मेशन चाहिए, आपकी डेट ऑफ बर्थ, आपका टाइम, आपका प्लेस। अगर एस्ट्रोलॉजी न्यूमेरोलॉजी कर रहे हो, अगर टैरो कार्ड्स कर रहे हो, तो फिर हिम्मत जी से रिलेटेड चार्ज करेंगे हम उनको, जिसको हम कहते हैं, अगर आप टैरो को जानोगे तो आपको पता लगेगा। बैटरी होती है? नहीं, बैटरी नहीं होती। इसमें क्या होता है ना, देखो, टैरो ना एक इंट्यूटिव सब्जेक्ट है। अब जैसे न्यूमेरोलॉजी है, एस्ट्रोलॉजी है, ये कुछ डेटा यूज करते हैं। आपने डेट लिया, टाइम लिया, जगह लिया, उससे क्या आया, पत्री बन के आई। न्यूमेरोलॉजी में न्यूमेरोलॉजी ग्रिड बन के आई। टैरो ये सब चीजें यूज नहीं करता। टैरो डायरेक्टली कनेक्ट करता है आपकी ऑरा से। अच्छा, ठीक है। तो वो जो ऑरा से कनेक्शन होता है, उसको हम इसको कहते हैं इंट्यूटिव सब्जेक्ट। ये वही इंसान कर सकता है जो इंट्यूटिवली स्ट्रांग होता है। न्यूमेरोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी में इतनी जरूरत उस चीज की नहीं होती, क्योंकि वो तो एक
आप ग्रिड बन के आ गई, उस पे प्रिडिक्शन दे रहे हो, उस पे आपकी इंट्यूशन इतनी जरूरत नहीं है। टैरो प्योरली एक सब्जेक्ट है जो एनर्जीज पे काम करता है, ऑरा से कनेक्ट करता है। तो जब मुझे आपकी रीडिंग करनी है तो पहले मुझे जो भी तरीके सिखाए गए हैं और जो मैं जानती हूँ उससे आपकी ऑरा से कनेक्ट करना पड़ेगा, तभी ये आपकी रीडिंग कर सकता है ना। तो मैंने क्या बोला, हिम्मत जी की रीडिंग करनी है तो उनसे कनेक्ट करना है। अब आप एक जगह कह रहे हो करोड़ों की रीडिंग एक साथ कर दो, बताओ कैसे करें? कैसे होगा? अब यही तो मिसकंसेप्शंस हैं जो इतने फैला दिए गए हैं कि फिर वो सब्जेक्ट भी बदनाम होने लग जाता है। सही बात है, क्योंकि आप देखिए कि कोई भी जो विद्या होती है ना, चाहे वो एस्ट्रोलॉजी हो, न्यूमरोलॉजी हो, टैरो हो, या वैदिक मैथ्स, मेमोरी की बात करें, मैं 2 सब्जेक्ट्स पे काम करता हूँ पिछले 14-15 साल से, वैदिक मैथ्स फिर मेमोरी पे। सोशल मीडिया पे, यूट्यूब पे इतनी सारी वीडियोस भरी पड़ी हैं, और जब मैं कई बार वो वीडियोस देखता हूँ तो मतलब उसमें आधी अधूरी नॉलेज, मतलब लोगों में क्या हो रहा है, मैम कुछ चीज़ें सीखी, 2-3 महीने का कोर्स किया और वो वैदिक मैथ्स के ट्रेनर बन गए, मेमोरी के ट्रेनर बन गए। पिछले 14-15 साल से मैं कर रहा हूँ, इतने वर्ल्ड रिकॉर्ड्स बनाने के बाद आज भी मैं कहता हूँ कि मुझे ए से बी नहीं आया। देखिए आपकी फील्ड में नहीं, ये हर जगह यही हालात है। आज हमारे साथ भी टैरो हो गया, न्यूमेरोलॉजी हो गया, एस्ट्रोलॉजी हो गया, सबसे ज़्यादा दुख की बात यही तो है, हर कोई यही बताने में लगा हुआ है 4 दिन में सीख लो, 10 दिन में सीख लो, 15 दिन में। अब मैं भी यही बात बोलती हूँ कि मुझे आज 15 साल हो जाएंगे अब मार्च में। मुझे ऐसा लगता है कि मुझे शायद 0.00001% आया है, और आप कह रहे हो 4 दिन में, 10 दिन में, 15 दिन में सब कुछ सीख जाओगे, तो फिर शायद इन सब्जेक्ट्स में कुछ सीखने लायक ही नहीं है। 2-3 चीज़ें मुझे आपसे पूछनी है। आप टैरो कार्ड के साथ में, हालांकि हमें टैरो कार्ड पे ही बात करनी थी, लेकिन आप न्यूमरोलॉजिस्ट भी हैं, और एक है ना, बहुत सारे जो पॉडकास्ट चल रहे हैं, और कई लोग क्या है उन पॉडकास्ट के बेसिस पे अपना नाम बदल रहे हैं, अपना मोबाइल नंबर बदल रहे हैं, कोई घड़ी पहन रहा है, कोई क्रिस्टल पहन रहा है, मैंने भी क्रिस्टल पहना हुआ है। तो ये थोड़ा सा बताइए, क्या सच में नाम बदलने से फर्क पड़ता है मैम? अच्छा, तो मैं जवाब तो इस बात का दूंगी हिम्मत जी, पर मेरे कहने से आप इन्फ्लुएंस ना हो जाओ, इसलिए मैं पहले आपसे एक बात पूछना चाहती हूँ। ठीक है। सबसे बड़ा नाम आपको क्या लगता है, जिसको हम कहते हैं इससे बड़ा नाम नहीं है? सबसे बड़ा नाम? कलयुग में हम जीते, हम कहते हैं भाई ये नाम लो तर जाओगे। भगवान राम का नाम। राम नाम सबसे बड़ा जी जी दुनिया में सब। इसका मतलब राम नाम की जो वाइब्रेशन है वो सबसे बड़ी है जी। जितने लोगों का नाम राम है उनका तो जीवन में कोई दिक्कत ही नहीं होनी चाहिए। अगर आप नाम से ही भाग्य बना देते हो या नाम से ही भाग्य बदल देते हो, तो जितने लोगों के नाम राम है, कृष्ण है, शिव हैं, पार्वती हैं, ये तो ईश्वर के नाम है ना, तो फिर इनके तो जीवन में कुछ होना ही नहीं चाहिए था। इनका तो जीवन बिल्कुल ऐसा कटना चाहिए कि कोई इशू ही ना हो। आप रियल लाइफ एग्जाम्पल्स भी देख सकते हो। करिश्मा कपूर जी ने भी नाम बदला था, बहुत सारे लोगों ने नाम बहुत सारे लोगों ने बदला, तो क्या जीवन से परेशानियां खत्म हो गई? हमें एग्जाम्पल किनका दिया जाता है? जो बड़े स्टार बन गए, जिन्होंने नाम बदला, जैसे आयुष्मान खुराना है, ऋतिक रोशन है, इन्होंने सबने अपना नाम बदला। लेकिन आप जो एग्जाम्पल दे रहे हैं, जैसे करिश्मा कपूर ने भी तो अपना नाम बदला था, क्या चेंज आया? नहीं, अब ऋतिक रोशन जी की भी आप बात देखोगे, भाई नाम बदलने का ना एक लॉजिक है, जो भी मैं अभी आपको समझा दूंगी। उन्होंने भी, मुझे जहां तक लगता है, कोई मेरे से पूछ के नहीं बदला ना, मैंने उन्हें कोई कंसल्टेशन दी है, मुझे जहां तक लगता है वो इतना समझदार हैं कि उन्होंने भी नाम किस्मत बदलने के लिए नहीं बदला है। नाम बदलने के पीछे एक लॉजिक होता है, अपनी एनर्जी साइकिल को बदलना। हर चीज की एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक बायोफील्ड होती है, जिसको हम लेमन लैंग्वेज में कहते हैं ऑरा। ऑरा, बिल्कुल बिल्कुल। हर जो चीज हम सुनते हैं, हर जो चीज हम बोलते हैं, वो उस ऑरा में जाती है ना। अब हम सोचें कि सबसे ज्यादा मेरी ऑरा में क्या मिलेगा, तो मेरे नाम की वाइब्रेशन मिलेगी, है ना। आप खुशबू बोलोगे तो वो वाइब्रेशन मेरी ऑरा में आएगी। सही बात है। अब अगर वो नेगेटिव होगा, खुशबू नाम अगर एक नेगेटिव वाइब्रेशन क्रिएट करता होगा, तो आप जब भी खुशबू बोल रहे हो मेरी ऑरा में नेगेटिविटी डाल रहे हो। अब इससे मेरा कोई भाग्य नहीं बदल रहा, इससे मैं कोई करोड़पति नहीं बन रही, इससे मेरे कोई डिवोर्स नहीं हो रहे, लेकिन मेरी ऑरा नेगेटिव हो रही है। अब धीरे 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 अगर बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो जाएगी तो वो सबसे पहले मेरी हेल्थ पे इफेक्ट करेगी, है ना। इसलिए नाम बदला जाता है कि मेरी ऑरा जो है वो पॉजिटिव रहे, ताकि मेरा दिमाग ठीक चले। दिमाग ठीक चलना क्यों ज़रूरी है? ताकि आप ये समझ पाओ कि क्या कर्म सही मुझे करना है अपनी किस्मत बदलने के लिए। किस्मत जो बदली जाएगी ना, वो सिर्फ और सिर्फ आपके कर्म से बदली जाएगी। काम करना पड़ेगा, काम करने के लिए सही शरीर और सही बुद्धि चाहिए, जिसके लिए उस ऑरा को ठीक रखना जरूरी है। इस चीज के लिए नाम बदलते हैं जितने भी लोग बदलते हैं, मुझे ऐसा लगता है। जो बड़े लोग जो नाम बदलते हैं, रीजन ये होता है, लेकिन बताया कुछ और जा रहा है और लोगों को गुमराह किया जा रहा है। ऐसी अब एक है ना, मोबाइल नंबर को लेकर भी बहुत ज़बरदस्त चल गया है
कि ये पैटर्न होगा तो ये हो जाएगा, ये पैटर्न होगा तो ये हो जाएगा। और बहुत सारे लोग जो इतना पुराना उनका नंबर है, पता नहीं कितने क्लाइंट्स उनसे जुड़े होंगे, कितने कॉन्टैक्ट नंबर उनमें होंगे, हाँ। है ना। तो नाम के बाद मैं एक बार मोबाइल नंबर पे भी आना चाहता हूँ मैम, क्योंकि जो जनरली जो चेंज कर चुके हैं या करना चाहते हैं, प्लीज एक बार ध्यान से सुनिए। नाम बदलने का रीजन हमने बता दिया, हमें कुछ और बताया जा रहा है। एक बार मोबाइल नंबर और बताइए। मोबाइल नंबर तो पहली बात ये है, आपको बोला क्या जाता है जिससे आप डर जाते हो। आपको ये बोला जाता है, हमारे कुछ शास्त्रों पैटर्न दिए में जाते लिखा, हैं ना। हाँ, हाँ। हमारे शास्त्रों में लिखा है कि अगर मोबाइल में 777 होगा तो तुम्हारा जीवन बर्बाद हो जाएगा। हाँ। मोबाइल में 4 और 8 आएगा, तुम्हारा जीवन बर्बाद हो जाएगा। सबसे पहला सवाल, आप तो खुद वैदिक मैथ्स और इनके ज्ञाता है ना, जानते हैं खूब, आप वेदों को भी जानते हैं। बताओ कौन से शास्त्र में मोबाइल नंबर के बारे में लिखा है? मोबाइल थे क्या तब? 2000 के आसपास शायद मोबाइल तो है, 2000 मतलब के आसपास। क्या ही बोल रहे हो आप। सही दूसरी बात है। बात, चलो ठीक है, आप हम ये मान लेते हैं अप्लाइड कॉन्सेप्ट है। बताने वाला फिर ये बताएगा नहीं जी वहां पे 777 के बारे में लिखा था, हमने उसको मोबाइल पे भी अप्लाई कर दिया। ठीक, अब आपने अप्लाई कर दिया और आप कह रहे हो इस नंबर को बदल देते तो भाग्य बदल जाएगा। नंबर आता है 200 400 500 रुपए का। हम कर्म करके जो आए हैं, पूरी साइकिल चल रही है, ईश्वर ने बनाई है, यूनिवर्स ने बनाई है, जो भी कहो, आप उसको 500 रुपए में बदलने वाले हो। तो मतलब ब्रह्मा जी के बाद शायद आप ही हो। सही बात है। या उनसे भी पहले। मैम 200 400 500 के नंबर्स नहीं आते, अब नंबर्स हजारों जितने में के और भी लाखों में भी आ गए हैं। वो इसी वजह से आ रहे हैं शायद, क्योंकि सबको उनसे भाग्य बदलना है। मतलब न्यूरोलॉजी के बेसिस पे, और ये लिखा जाता है कि ये जो नंबर है न्यूमेरोलॉजी कंपैटिबल है। हाँ, कंपैटिबल है, इसमें 0248 नहीं है। देखिए ये बात बिल्कुल सच है कि जितने भी ये शास्त्र हैं, ज्योतिष हो गया, न्यूमेरोलॉजी हो गया, अंग शास्त्र बोलते हैं हम इसको, सब हमारे वेदों में हैं, अथर्ववेद में हैं। और वहाँ पे, हाँ जी, वही ना, वहाँ पे ये सब कॉन्सेप्ट्स लिखे गए हैं। पर वहाँ ये कॉन्सेप्ट्स लिखे गए हैं, जैसे आप अगर एस्ट्रोलॉजी पढ़ रहे हो तो आप अपनी पत्री में देखो, है ना, क्यों वो पत्री कहाँ से आई है? आपके डेट ऑफ बर्थ टाइम से, जो कहाँ से बनी है? आपके प्रारब्ध से, मतलब आपके कर्मों से। ये वहां पे बात चल रही थी, आपने वही बात उठा के मोबाइल पे लगा दी। तो मोबाइल मेरे प्रारब्ध से जुड़ा हुआ नहीं है, मैं जब चाहे उसको बदल सकती हूँ और प्रारब्ध बदला नहीं जा सकता। तो ये मेरा प्रारब्ध नहीं बदल पाएगा, चाहे आप कितना भी अच्छा नंबर ले लो। इसमें भी वही लॉजिक है। मैं फिर आपको वही लॉजिक समझा देती हूँ। कीर्लियन फोटोग्राफी करके एक फोटोग्राफी भी आती है जो ऑरा की फोटो ले लेती है। तो उसने भी ये प्रूव किया, और वैसे भी अब तो साइंस भी ऑरा वगैरह सब चीजों को मानती है। हर चीज की एक ऑरा होती है, एक ऑब्जेक्ट की भी, एक पर्सन की भी, घर की भी, सबका एक एनर्जी फील्ड होता है। तो मोबाइल में कितना सा लॉजिक है, समझिए। ये मेरा मोबाइल है, ये मेरी ऑरा में आता है, जब मैं उठाती हूँ बात करती हूँ, आया ना। अब अगर इसकी ऑरा और मेरी ऑरा आपस में एंटी है, तो ये जब जब मेरे पास आएगा फिर वही बात ऑरा को नेगेटिव करेगा, जैसे आपका नाम कर रहा था। सही बात है। सिर्फ इतना सा लॉजिक है, और कोई किस्मत से कनेक्शन नहीं है, कोई तुम्हारा भाग्य नहीं फूट जाने वाला है, कुछ नहीं होने वाला। हमारे पास जब लोग आते हैं ना, मेरे पास कंसल्टेशन आती, कहते हैं मोबाइल नंबर नेगेटिव है, क्या करूं, बदलूं? मैं कहती हूँ नहीं, सिर्फ इतना सा करो, 8 से 10 फीट होती है हमारी ऑरा, ठीक है? अगर आपको लग रहा है आपके लिए नेगेटिव है, इसको उतने फीट से दूर रख लो। जब फोन आए उठा के बात कर लेना। और वैसे ये साइंस भी कहती है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन होती है, भाई थोड़ा अपने से दूर रखा करो, ठीक है? इतना सा सोल्यूशन दिया जा सकता है। क्यों लोगों के नंबर बदलवाने में लगे हुए हो? घर की जरा सी वो आ जाएगी ना, नंबर किसी पे आ जाए, घर बेच दो, जरा सी वास्तु खराब है, घर बेच दो। मतलब लोगों को डरा इतना दिया इन सब्जेक्ट से कि अब लोगों को ना इसमें विश्वास कम और डर ज्यादा लगने लगता है। डर ज्यादा लगता है, और डर दिखा दिखा के फिर तो कुछ भी करा एक्चुअली में ना ऑथेंटिक पर्सन जो है ना, वो बहुत कम है जो सच में कई सालों से इन चीज़ों को स्टेप बाय स्टेप सीख रहे हैं। देखिए, जैसे मैंने बताया था ना, विद्या कोई भी गलत नहीं है, ये बिल्कुल सही है। इनको सीखने वाले, इनको जानने वाले साधक बहुत ही रेयर है, जबकि 98% क्या है? फेक वाला। और जो लोग हैं, मासूम जो लोग हैं, वो इनके संपर्क में आते हैं, अपना पैसा डुबोते हैं, और फिर इनको कुछ असर होता नहीं। फिर ये जिनको असर नहीं होता, फिर ये नेगेटिव मार्केटिंग करते हैं। क्योंकि देखो, ये बात आपकी बिल्कुल ठीक है। एक तो जो जैसे आपने कहा ना, अच्छे पढ़ने वाले बहुत हैं, अब वो लोग पढ़ाई में बिजी है ना, वो कहाँ इन चीज़ों के लिए उनके पास टाइम है कि वो ये चीज़ें फैलाते रहें या इतना सबको बताएं। वो लोग अपनी रिसर्च, अपने एक्सपीरियंस को बढ़ाने में, अपनी पढ़ाई में बिजी रहते हैं। इसलिए वो इतना ज़्यादा खुल के इन चीज़ों पर बात भी नहीं करते। क्योंकि मेरा भी ये मानना है हिम्मत जी
जब जिसको जो समझ में आना है ना उसको वो समझ में आएगा। जब ज्योतिष का ज्ञान जिसको मिलना होगा उसको मिलेगा, जिसकी किस्मत बदलनी होती है और जो भगवान का बहुत ही प्रिय होता है ना उसको ये सच्चा ज्ञान मिलता है। तो इसलिए सिर्फ वो 2% है ना, बाकी 98% दूसरे। जब मैं मेमोरी में कुछ डेमोन्स्ट्रेशन करके दिखाता हूँ मैम, तो जैसे मैं कुछ वर्ड्स याद कर दिया, कुछ नंबर्स याद कर दिया, तो जनरली एक है ना, क्योंकि इसके भी बहुत सारे ट्रेनर हैं, तो वो भी नंबर्स याद, क्योंकि ज़्यादा मुश्किल नहीं है नंबर्स याद करना, वर्ड्स याद करना, लेकिन जब आप पूरे सिलेबस की बात करते हैं, पूरे बुक की बात करते हैं, बहुत बड़े टॉपिक्स की बात करते हैं, तो ये हर कोई नहीं कर सकता। तो मुझे भी ये बोला जाता था कि ये तो कुछ ही ट्रिक्स हैं, टेक्निक्स है, इनसे थोड़ी ना सिलेबस याद होता है, इन टेक्निक से थोड़ी ना लाइफ को बदलते हैं। तो फिर मैंने एक टारगेट पूरा करके दिखाया, मैंने पाई की वैल्यू 33,000 दशमलव स्थानों तक, हाँ मैंने देखा था, 33,000 डेसिमल प्लेसेस तक याद करके दिखाई। केमिस्ट्री की पीरियोडिक टेबल को 21 सेकंड में रिकॉल करके दिखाया था। और मैं 1 घंटे में 60 मोबाइल नंबर भी याद कर देता हूँ। जब ऐसी मुश्किल चीज़ें याद की जा सकती हैं तो सिलेबस भी याद किया जा सकता है। बस वही है कि सालों की मेहनत है, हाँ। और सही टेक्निक है। और मैं आज भी कह रहा हूँ, ये कोई जादू नहीं है, ये हमारे वैदिक काल की, वेदों की, ये हमारी धरोहर है ना, और ये बेसिक नीड है। जो आपने बोला, देखिए यही बात आप अपने सब्जेक्ट में बोल रहे हो, मैं अपने, मेरा कहना भी यही है, करा सब कुछ जा सकता है, सीखा सब कुछ जा सकता है, पर उसके लिए तपस्या चाहिए, मेहनत चाहिए, टाइम चाहिए। आपको अगर ये बस 4 दिन में सीखना है तो फिर आप गलत चीज ही सीखोगे, आप सही चीज नहीं सीख पाओगे। क्या ऐसा कोई कार्ड आया जिसने आपको सरप्राइज किया हो या आपको डरा दिया हो? हाँ, देखिए टैरो कार्ड्स ना मैंने बहुत टाइम से मैं यूज करती हूँ। मेरा नाम भी सबसे पहले टैरो से एसोसिएट होता है। अच्छा। क्योंकि टैरो फील्ड में ही सबसे ज्यादा मैं टैरो पढ़ाती हूँ। मेरे स्टूडेंट्स अगर आप देखोगे टैरो के बहुत ज्यादा मिलेंगे, और उसी में मुझे काफी कामयाबी मिली है। तो सबसे ज्यादा मेरा नाम टैरो से एसोसिएट होता है, और ये मेरे दिल के सबसे करीब सब्जेक्ट भी है। हालांकि न्यूमेरोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी, वास्तु, रेकी, मैं सभी कुछ पढ़ाती हूँ, लेकिन सबसे करीब मेरे ये है। मैं उसी बात पे आ रही हूँ। जैसा कि मैंने आपको बताया, सबसे पहला मिलने वाला सब्जेक्ट भी मुझे ये था जब पहली रीडिंग मेरी लाइफ में मैंने इसी की देखी थी। दूसरा, मैंने अपने पर्सनल लाइफ में इसको बहुत यूज किया आपने जी। टैरो जो होता है ना, मैंने आपको बताया, बेस्ट काम करता है जब आप 2 रास्तों में कंफ्यूज जाते हो कि मैं यहाँ जाऊँ कि मैं यहाँ जाऊँ। एक बहुत छोटा सा मैं आपको इंसिडेंस बताती हूँ अपने पर्सनल लाइफ का, कि मेरी डॉटर जब 1st या 2nd में थी, और मैं और मेरे हस्बैंड दोनों बोर्डिंग स्कूल के पढ़े हुए हैं, तो हमारा बड़ा इच्छा थी, और अभी आज भी है, हालांकि वो जाती नहीं है, तो आज भी इच्छा है कि वो बोर्डिंग में पढ़े। तो हम उसको 1st या 2nd में बोर्डिंग में डालना चाहते थे। हम उसको बोर्डिंग स्कूल दिखाने लगे मसूरी में, उसे दिखाया, उसे पसंद भी आया, मेरे हस्बैंड ने बात भी कर ली, और फिर हमने सोचा इसे भेज देंगे। फिर हम घर आए। मेरे जीवन का एक उसूल है, मैं कोई भी बड़ा डिसीजन लेती हूँ तो पहले मैं माता रानी से पूजा करती हूँ, और फिर मैं कार्ड्स उठाती हूँ, और मैं इनको माता रानी की लैंग्वेज ही मानती हूँ कि माता रानी मुझे इससे जवाब देती हैं। ठीक है। तो वही मैंने किया, मैं आई और मैंने उठाए, और ये बिल्कुल नेगेटिव आ गया। अच्छा। अब मेरे घर में भी, और हमें भी ये लगा कि हम बात भी कर आए हैं, और हम भेजना भी चाहते थे, और सब कुछ सही हो रहा था, क्या गलत हो जाएगा, क्यों नहीं हम भेजें। पर ये भी मेरे फैमिली में सबको पता है कि अगर माता रानी से ना हो गई तो फिर वो काम नहीं हो सकता। टैरो से अगर मुझे लग गया कि ये नेगेटिव है, तो मेरे लाइफ में इतने रीडिंग्स मैं खुद के लिए कर चुकी हूँ और देख चुकी हूँ कि ये 100% सही होती हैं। आपको उस समय पे हो सकता है लगे, जैसे उस समय पे हमें बड़ा वो लगा था कि हो सकता है ना गलत भी हो सकता है ना, चलो करा देते ना, पर नहीं कराया, तो आज मुझे लगता है वो हमारा सही डिसीजन था। तो टैरो जब आपको गाइडेंसेस देता है, ये इसका फोर्टे है, स्पेशलाइजेशन है गाइडेंसेस। आप लेके करेंगे ना तो आप देखेंगे उस समय पे अगर आपको नहीं भी समझ आएगा, आने वाले समय में समझ आ जाएगा कि वो सही था। मैं भी कुछ पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ। मैं टैरो कार्ड के बारे में तो नहीं जानता, लेकिन मैं इंट्यूशन के बारे में बहुत जानता हूँ। इंट्यूशन के बारे में जानता भी हूँ, इंट्यूशन के से मैंने बहुत कुछ सीखा भी है, और इंट्यूशन पे मैं चला भी हूँ। क्योंकि 12th क्लास में मेरे 2 साल ख़राब हो गए थे मैम, वो बहुत लंबी कहानी, कभी आराम से मैं बताऊँगा। तो मेरे ऊपर एक फेलियर का टैग लग गया था। तो जैसे तैसे करके मैंने जब बाद में किया तो मैंने 12th को टॉप भी किया है। उसके बाद जब मुझे कॉलेज जाना था, क्योंकि वो टैग लगे हुए थे, तो सारे के सारे यार दोस्त रिश्तेदार सब दूर हो चुके थे। अब गाइडेंस लूँ तो किससे लूँ, है ना। तो मुझे कॉलेज डिसाइड करना था कि मैं किस कॉलेज में जाऊँ। जैसे जब हम गुड़गांव में गए थे, एक कॉलेज डिसाइड करना था कि भाई 2 कॉलेज हैं। एक है बहुत पुराना कॉलेज है, बहुत ज़्यादा बच्चे हैं, और एक नया कॉलेज है जो अभी अभी खुला है, जिसके बारे में जिसकी कोई अचीवमेंट्स भी नहीं है। तो मैं अपने आप से क्वेश्चन करता था
कि यार कहाँ जाना चाहिए, इसमें या इसमें। तो जो मेरे मन से क्वेश्चन आता था, जो मेरी इंट्यूशन, जो अंतरात्मा कहती थी, तो उस टाइम पे एक मुझे जो एक क्लू मिला कि मुझे इस नए कॉलेज में जाना चाहिए। उस कॉलेज का नाम गवर्नमेंट पीजी कॉलेज सेक्टर 9 गुड़गांव। नए कॉलेज में मैं चला गया। हालांकि मुझे जितने भी जो जिनसे भी मैंने सलाह ली तो उन्होंने मुझे दूसरा कॉलेज सजेस्ट किया था, लेकिन मेरी इंट्यूशन मुझे क्या कह रही थी, उस नए कॉलेज में जाओ। मैं चला गया और मुझे ये भी बोला गया कि यार ये जो लड़का है ना, ये किसी की बात नहीं मानता है ना। मैंने कहा मैं अपने दिल की बात मानता हूँ, अपने मन की बात मानता हूँ। और जब मैं गया तब मुझे पता चला कि उस कॉलेज में जितने भी प्रोफेसर्स थे वो सब उसी पुराने कॉलेज से आए थे और बहुत अच्छे अच्छे प्रोफेसर्स थे। मतलब मेरी लाइफ का वन ऑफ द बेस्ट डिसीजन था। एक डिसीजन मैंने कब लिया, जब मैं यूपीएससी की तैयारी कर रहा था और मैं वैदिक मैथ्स मेमोरी के बारे में पढ़ता था। मेरे पास में 2 ऑप्शन थे कि आईएएस बनूं या वर्ल्ड रिकॉर्ड्स बनाऊं, इस फील्ड में जाऊं। जो मेरी इंट्यूशन कह रही थी कि मुझे वर्ल्ड रिकॉर्ड्स वगैरह बना। हम 3 दोस्त तैयारी कर रहे थे यूपीएससी की, वो दोनों यूपीएससी की तैयारी कर रहे थे, मैं तैयारी कर रहा था, साथ में ये भी पढ़ रहा था। मेरा जो झुकाव था इधर ज़्यादा होता जा रहा था, तो यूपीएससी की बुक्स में मैं ये चीज़ें डाल के ज़्यादा पढ़ता रहता था। आज वो दोनों यूपीएससी, मतलब वो मेरे पेरेंट्स को भी कहते थे कि हिम्मत जो है ना गलत डायरेक्शन में जा रहा है, ये दिखा रहा है यूपीएससी की तैयारी कर रहा है लेकिन ये कर नहीं रहा है, ये कुछ और पढ़ रहा है। आज वो ठीक है अच्छी पोस्ट पे, लेकिन वो यूपीएससी तो नहीं कर पाए। हाँ। लेकिन उनसे कहीं ना कहीं बहुत अच्छी जगह मैं सेटल हूँ। तो इंट्यूशन, मतलब टैरो कार्ड के बारे में तो नहीं पता था, लेकिन इंट्यूशन 1000% मैं कहता हूँ कि इंट्यूशन की जो भी मानता है, मैंने अपनी लाइफ में जो भी डिसीजन लिए वो अपने इंट्यूशन के बेसिस पे लिए हैं और जो भी लिए हैं वो मेरे लिए बहुत अच्छे साबित भी हुए। जब जब मैंने किसी और की गाइडेंस पे चला, किसी ने बता दिया ये करो, मैं सच बताता हूँ वो काम मेरा कभी हुआ ही नहीं। हुआ है। आपकी इंट्यूशन देखिए, क्योंकि मैं आपकी डेट ऑफ बर्थ जानती हूँ, इसलिए मैं जानती हूँ कि आपके पास 2 नंबर है, ठीक है। अच्छा। मून से एसोसिएट होता है। जी। ये आपको भी पता होगा, मून जो है इंट्यूशन का प्लैनेट है। इस वजह से आपकी इंट्यूशन सही होती है ना। तो इंट्यूशन किसी किसी में तो बचपन से होती है, जैसे अब 2 नंबर वाला है उसमें होगी, 7 नंबर वाला है उसमें होगी, 3 नंबर वाला उसमें, लेकिन किसी किसी में नहीं होती है ना। पर वो बनाई जा सकती है जब आप अपने चक्रास बैलेंस कर दो। वो ऐसा नहीं है कि है तो है, नहीं है तो नहीं है वाला केस नहीं होता। उसको बढ़ाया भी जा सकता है, उसको बनाया भी जा सकता है। ठीक है। टैरो कार्ड उसी इंट्यूशन पे चलता है ना। सो एक इंसान की इंट्यूशन कितनी डेवलप्ड है तो वो टैरो में एक्सपर्ट बन पाएगा। आज की डेट में क्यों इतना ज्यादा टैरो से लोग प्रिडिक्शन तो मैं सीख सकता हूँ टैरो? हाँ बिल्कुल सीख सकते हो आप। आपकी तो वही इंट्यूशन ऑलरेडी एक्टिवेटेड है तो आप सीख सकते हैं, पर हर कोई नहीं सीख सकता। जिसकी इंट्यूशन एक्टिवेटेड नहीं होगी वो पढ़ तो लेगा, देखो पढ़ाई पे तो कोई रोक ही नहीं है, पढ़ सकते हो, पर जब वो प्रिडिक्शन करेगा ना तो वो सही नहीं आएगी, तो वो डिसहार्टन होगा। तो मैं हर किसी को, अपने स्टूडेंट्स को भी यही बोलती हूँ, टैरो पढ़ो, साथ साथ अपनी चक्रा बैलेंसिंग शुरू करो, ताकि अगर इंट्यूशन है तो वो और डेवलप हो, और नहीं हो तो डेवलप होना शुरू हो। टैरो साइंटिफिक है या स्पिरिचुअल? स्पिरिचुअल है टैरो। देखो साइंस से तो नहीं प्रूव की जा सकती, क्योंकि साइंस से तो हम एस्ट्रोलॉजी नहीं प्रूव कर सकते आज तक, है ना। सही बात है। तो टैरो भी नहीं हो सकता, लेकिन हाँ स्पिरिचुअल है, और इतना रिसर्च, इतना एक्सपीरियंस लोगों को इसके साथ है कि मानते हैं लोग इसको, है ना। मैं आपको एक सिंपल सा एग्जांपल देखती हूँ। आपने रामायण पढ़ी होगी, रामायण के पीछे एक प्रश्नावली होती थी, कभी किया है? तो उसमें क्या होता था, और जैसे मुझे याद है बचपन में ना, हमारी बड़ी माँ है, वो हमको रोज 2 पेज 3 पेज सुनाया करते थे रामायण के, और फिर हमें पता लग गया था ये पीछे प्रश्नावली है। तो छोटे छोटे होते थे, तो हमने पूछा इसमें सवाल पूछने का तरीका बताओ, तो उन्होंने बताया कि भाई देखो पहले 2 पेज पढ़ने पड़ेंगे। अब समझ में आता है क्यों, ताकि आप ना ये वर्ल्डली कनेक्शन से डिस्कनेक्ट हो, थोड़ा वहां ध्यान लगाओ। फिर आपने 2 पेज पढ़े, फिर मन में ऐसे अपना सवाल बोला ईश्वर को याद करके, और ऐसे ऐसे उसमें उंगली घुमा के रखनी होती है, आपने रख लिया, और फिर 9 घर आगे चल के एक चौपाई बन जाती है, उससे आपको जवाब मिलता है ना। इसमें कोई साइंस नहीं है, ठीक है, लेकिन है ना। सिमिलर, बिल्कुल सेम ये टैरो कार्ड्स है, कि पहले अपनी इंट्यूशन को थोड़ा सा, आप थोड़ा अपने चक्रा बैलेंस करो, थोड़ी देर मेडिटेशन करो, ईश्वर से कनेक्ट करो, और कार्ड्स उठाओ। टैरो कुछ भी नहीं है, ईश्वर से कनेक्ट करने का एक तरीका है। अच्छा। और ईश्वर से कनेक्ट करने का मैं ये भी नहीं बोलूंगी सिर्फ टैरो तरीका है, जिसको टैरो नहीं आता वो कनेक्ट नहीं कर सकता, ऐसा कुछ नहीं है। बहुत लोग होते हैं मेडिटेशन से कनेक्ट कर लेते हैं, बहुत लोग होते हैं जिनको सपनों में मैसेजेस मिल जाते हैं, बहुत लोग होते हैं अपनी भक्ति से कनेक्ट कर लेते हैं, हमारे जैसे बहुत लोग होते हैं जो टैरो से कनेक्ट कर लेते हैं। अच्छा खुशबू मैम, जब भी आपके पास में लोग आते हैं
तो जनरली क्या सवाल पूछते हैं? सवाल हमेशा हिम्मत जी रिलेटेड उनके करियर या रिलेशनशिप या हेल्थ से ही होते हैं। ये 3 ही एस्पेक्ट्स हैं हमारे लाइफ में। पर 2 तरीके के लोग आते हैं हमारे पास कंसल्टेशंस में। स्टूडेंट्स भी होते हैं 2 ही तरीके के। एक होते हैं जो ये मानते हैं, हमसे ये जानने आते हैं कि ऐसा क्या सीखें या ऐसा क्या उपाय करें जिससे हम अपने में बदलाव करें, ताकि कोई ऐसे डिसीजंस लें ताकि हमारी सिचुएशंस बदलें। और एक कैटेगरी होती है जो इसके पीछे पड़े हुए हैं कि हम दुनिया में क्या बदलें जो हमारा जीवन सेट हो जाए। जो लोग फंसते हैं ये गलत रेमेडीज में, जैसे आपने भी आजकल सुना होगा कॉन्वेलेक्सा बोलो पैसा आ जाएगा, हाथ पे 24 लिख लो पैसा आ जाएगा, या ये सारे जो उपाय चलते हैं, रोज एक नया उपाय पैदा हो जाता है इस दुनिया में और शास्त्रों में लिखा है कह के उसको बेच देते हैं। और ये वाले जो कैटेगरी है जो मैं आपको बता रही हूँ कि ये ढूंढ रहे हैं कि एक्सटर्नल सर्कमस्टेंस में हम कुछ बदलें और हमारा जीवन बदल जाए, पर इनको कभी जीवन में कुछ मिलने वाला नहीं है। और फिर ये बाद में क्या करते हैं कि ज्योतिष बेकार है, क्योंकि इनको बेचारों को रास्ता ही गलत दिखाया गया। ये जो कैटेगरी है जो ये सोचती है कि मैं अपने अंदर क्या बदलूं, मैं क्रियामान कर्म में क्या बदलूं कि मेरा प्रारब्ध जब मुझे भोगना पड़े तो मुझे कष्ट ना हो, अगर वो नेगेटिव है तो मैं उसको भोगने लायक बन सकूं, है ना। इन लोगों को मिल जाएगा जो मिलना है, इनको स्पिरिचुअलिटी भी मिल जाएगी, इनको अपने आंसर्स भी मिल जाएंगे। कहीं ना कहीं जब अगर बुरा प्रारब्ध इन्हें भोगना पड़ा तो वो हिम्मत भी आ जाएगी। स्टूडेंट्स भी आते हैं आपके पास में? बहुत कॉलेज गोइंग, इट्स लव से रिलेटेड जो हमारी जो जनरली जो जनता है ना वो बच्चे ज्यादा जुड़े हुए हैं, तो उनके सवाल किस तरीके के रहते हैं? स्टूडेंट्स के सवाल लव से रिलेटेड बहुत ज़्यादा रहते हैं। कॉलेज गोइंग जो जाते हैं, या वो 20, 22, 23, 25 साल वाले हैं कि गर्लफ्रेंड रूठ गई, बॉयफ्रेंड रूठ गया, शादी होगी कि नहीं होगी, लव मैरिज होगी कि अरेंज मैरिज होगी। कुछ करियर से रिलेटेड भी आते हैं हमारे पास, ऐसी कंसल्टेशंस करियर से कुछ आते हैं ज्यादा लव वाले आते हैं, लव वाले ज्यादा आते हैं टैरो में। अरे फंसोगे आप लोग। न्यूमेरोलॉजी में देखोगे तो करियर वाले ज्यादा आते हैं, ठीक है, क्योंकि न्यूमेरोलॉजी उस चीज में बहुत अच्छा गाइड कर सकती है। अच्छा एक चीज और बताइए, क्या टैरो कार्ड से ये पता चल सकता है कि शादी कब होगी? अंदाजा लगाया जा सकता है, जैसे कि कोई भी सब्जेक्ट है, एस्ट्रोलॉजी, न्यूमेरोलॉजी, टैरो, इसमें हम क्या करते हैं, हम एनर्जीज पढ़ते हैं। उसका मतलब होता है योग देखना कि भाई प्रारब्ध के हिसाब से कब तुम्हारे योग होंगे शादी के। एक अप्रॉक्सीमेट डिवीजन बताऊं मैं, क्लियरली तो कहीं नहीं लिखा, पर अप्रॉक्सीमेटली ये माना जाता है प्रारब्ध हमारे जीवन का 60% होता है। कहने का मतलब मैं आपको ये बता सकती हूँ 60% आपके जो योग हैं वो कब बनेंगे। अब उसको फलीभूत तो आपको करना पड़ेगा। वो जो 40% क्रियामान कर्मा की मैंने बात करी थी, अब मैं बोल दूं कि शादी के योग तब है और अगला मान के बैठ जाए मुझे शादी नहीं करनी, तो फिर तो कुछ नहीं हो सकता। तो हम योग बता सकते हैं, बिल्कुल बता सकते हैं शादी कब होगी, करियर कब बनेगा, किस फील्ड में बनेगा, क्या आपको प्रॉब्लम, सब कुछ बता सकते हैं, पर उसके लिए फिर कर्म आपको करना है। मेरा अगला सवाल यही था मैम कि क्या टैरो कार्ड से ये पता लगाया जा सकता है कि हमें करियर में मतलब आगे नौकरी करनी चाहिए या हमें बिजनेस में जाना चाहिए? एब्सोल्युटली लगाया जा सकता है हिम्मत जी, और ये टैरो की खूबी है, स्पेशलाइजेशन है। मैं बोलूँगी देखो हर सब्जेक्ट का ना अपनी खूबी होती है, अपनी खामियां होती हैं, और ज्योतिष में स्पेशली ये जो सारे सब्जेक्ट्स हैं ये सब एक दूसरे की पूर्ति करते हैं, कोई भी कंप्लीट नहीं है। ठीक है। टैरो की ये खूबी है कि ये ऑप्शंस में जब आप परेशान होते हो कि मैं यहाँ चलूं कि मैं यहाँ चलूं, वही बात आ गई ना, जॉब करूं कि बिजनेस, और इसमें उसमें बता देता है टैरो। यूथ हमारा है ना सच में इतना ज्यादा मतलब फंसा हुआ है, क्योंकि हमेशा हर कदम पे 2 ऑप्शन होते हैं। 2 ऑप्शन हो, तभी तो टैरो इतना बढ़ गया। आप देखो ये एप्लीकेशंस हैं, 50 हजार टैरो रीडर्स, एस्ट्रोलॉजर्स लेके बैठी है, एक एप्लीकेशन, और फिर भी कम पड़ रहे हैं। क्यों? क्योंकि तो जिनको कंफ्यूजन वो कैसे दूर कर सकते हैं? टैरो रीडिंग लेनी चाहिए आपको बस, लेकिन आपको कुछ चीजें ध्यान रखनी पड़ेगी। हाँ वही तो, टैरो रीडिंग कहाँ से ले? वही चीज है कि पहली बात, आप भी मजाक मत करिए। देखिए कुछ तो गलती उन टैरो रीडर्स की भी है जो इसको मजाक की तरह कर रहे हैं, कुछ गलती उनकी भी है जो पूछना भी मजाक में ही आते हैं। अब क्या होता है, अब जैसे आप देखो क्लाइंट आया, मैडम जल्दी बता दो, मैडम मेरे पास ज्यादा टाइम नहीं है। अपना जीवन सुधारने के लिए तुम्हारे पास टाइम नहीं है तो क्यों पूछ रहे हो, है ना। सो टैरो रीडर को भी जरूरत है, जैसा मैंने आपको बोला कि ये कार्ड्स इंट्यूशन पे बेस्ड होते हैं। पहले थोड़ा अपने आप को ग्राउंड कीजिए, चार्ज कीजिए, थोड़ा सा जिस भी आप मेथड को फॉलो करते हो, जैसे मैं रेकी हीलिंग करती हूँ, उससे आप कनेक्ट कीजिए, क्लाइंट की सिचुएशन को जानिए और फिर उसको गाइड कीजिए, 100% उसको रिजल्ट मिलेगा। देखिए मैं कोई भी चीज़
तब तक नहीं बोलती जब तक मैं उसको खुद पे एक्सपीरियंस ना कर चुकी हूँ। रेकी है, रेकी मैंने मजाक में अपने कलीग के साथ शर्त लगा के सीखी थी कि ये नहीं होता, मैं खुद ये बोलती थी ये नहीं होता, तो शर्त लगाई थी हमने कि चलो अटेंड करेंगे और फील हुआ तो इसको मानेंगे। 2011 के आसपास। रेकी क्या होती है वो? रेकी हीलिंग ना एक टच हीलिंग होती है, ठीक है, जो हमारे अथर्ववेद में भी लिखी हुई है और हमारे यहाँ बहुत पहले से चलती है। आपने देखा है जो साधु संत, सुनी मैंने भी है रेकी के बारे हाँ, में, लेकिन साधु संत होते थे, हाँ। हिम्मत जी, हम क्या करते थे, उनके पैर छूते थे तो वो हमको ऐसे आशीर्वाद देते थे। और पुराने वाले सीरियल्स में आप देखोगे ना तो ऐसे ऐसे लाइट निकल के और ऐसे दिखाते थे ना, बस वो उसको नया नाम दे दिया है रेकी हीलिंग। उसको कहते हैं छूकर उपचार करना। डॉक्टर मिकाओ यूसुई थे, जापान से थे, उन्होंने इस सिस्टम को रीडिस्कवर किया था, ठीक है ना। हमारे यहाँ से ही शुरू हुआ पर लुप्त हो गया था। इंडिया में इतने लोगों ने राज किया, हमारे स्क्रिप्चर्स जला दिए, इतना कुछ हुआ कि बहुत चीजें ना लुप्त हो गई। अंग्रेजों ने बहुत सारी चीजें हमारी नष्ट कर दी, मुगलों ने हमारी बहुत सारी चीजें नष्ट कर दी। तो डॉक्टर मिकाओ यूसुई ने उसको पढ़ा और उस सिस्टम को फिर रिवाइव किया, तो उसको अब रेकी हीलिंग के नाम से जाना जाता है। ठीक है ना। क्या टैरो कार्ड से ये जान सकते हैं कि हम कब अमीर बन सकते हैं? अमीर बन सकते हैं, मैं सबसे पहले अमीर की डेफिनेशन पता करनी पड़ेगी, फिर वही बात आ जाएगी देश काल और परिस्थिति, है ना। क्योंकि हो सकता है एक मिडिल क्लास के लिए अमीर बनने का मतलब है कि उसके पास एक घर हो, एक अच्छी गाड़ी हो, वो उसी में अमीर खुद को मान लेगा। एक हम बहुत अपर रिच क्लास को देखेंगे, उसके पास 10 घर हैं, 10 गाड़ियां, वो फिर भी खुद को अमीर नहीं मानेगा। तो अलग अलग मेजरमेंट है इसमें। हाँ, टैरो कार्ड से ये बताया जा सकता है कि आने वाले समय में क्या आपको मनी मेकिंग अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी, ऐसी अपॉर्चुनिटी मिलेंगी जिसमें आप पैसा कमा पाएंगे, वो हम जरूर बता सकते हैं। पर बात वहां पे अगेन फिर आएगी, मैंने कहा हिम्मत जी आने वाले समय में ना आप पैसा कमा लोगे। अब हिम्मत जी जाके सो जाएं कि बोल ही दिया है पैसा तो आ ही जाएगा, तो कुछ नहीं आने वाला। सही बात है भाई, हमने सिर्फ योग बताए हैं कि अपॉर्चुनिटी आ सकती है, काम तो हिम्मत जी को खुद करना है। मैंने अपनी कुंडली बनवाई थी, पंडित दिनेश दत्त भारद्वाज जी हैं, तो उन्होंने बहुत अच्छे अच्छे करियर ऑप्शन दिए, उसमें बहुत सारी बड़ी बड़ी चीज़ें थी और नीचे एक छोटी सी लाइन लिखी थी और मेरा सबसे ज़्यादा फोकस वहीं पे गया कि आगे कर्म योग बलवान है। हाँ, ये सबसे बलवान वही है। क्या टैरो कार्ड से जो आने वाले जीवन की जो समस्याएं हैं उनके बारे में जाना जा सकता है, और जाना जा सकता है क्या उनका समाधान भी किया जा सकता है? जाना तो जा सकता है, उसमें तो कोई दो राय है ही नहीं। समाधान, फर्क वही है कि आप समाधान ढूंढ कौन सा रहे हो। हिम्मत जी, एक समाधान है, मैं कहती हूँ कि आने वाले समय में मुझे फाइनेंशियल इशू आने वाला है, ठीक है, मैंने जान लिया। अब समाधान में ये ढूंढ रही हूँ कि 4 लौंग मैं एक हरे कपड़े में रखूं और उसको अपने पर्स में रख लूं, तो वो समस्या हल हो जाएगी। तो जीवन में हल नहीं होनी। ठीक है। जो आपने 4 लौंग रखी है, जिसके दुकान पे किलो किलो लौंग रखी हैं, उसके ऊपर तो फिर पैसा बरस रहा होता है ना। और कुछ समाधान हुआ तो उसका हुआ, वहां से सामान आया। हाँ, अगर आप समाधान ये ढूंढ रहे हो कि भैया फाइनेंशियल इशू आने वाला है इस साल में, तो इस साल में मुझे कोई भी इन्वेस्टमेंट नहीं करनी है, ठीक है। इस साल में मुझे सिर्फ इतना देखना है कि जो चल रहा है वो स्टेबली निकल जाए, नया इन्वेस्टमेंट मैं नहीं करूंगी। दूसरा, मान लो 1 साल बाद की मैं बात कर रही हूँ, तो मेरे पास जो टाइम है उसको मैं यूज़ करूंगी सेविंग्स करने के लिए, ताकि वो प्रॉब्लम जब मुझे आए मैं उस पीरियड से निकल सकूं। ये समाधान ज़रूर आपको मिल सकता है। इसके अलावा मतलब वैसे समाधान नहीं हो सकता कुछ और? जैसे मतलब आप एग्जाम्पल देके बताओ, फिर देखते हैं वो समाधान हो सकता है कि नहीं। मतलब जनरली मुझे पता चल गया कि ये समस्या, जैसे आपने बताया, बिल्कुल सही बात है कि ये सिर्फ और सिर्फ हमें आगे मार्गदर्शन कर रहा है कि भाई आगे खाई आने वाली है, ठीक है। अब आगे अगर आप चलोगे तो खाई में गिरोगे। अच्छा है ये है कि थोड़ा सा बैक स्टेप ले लो, या फिर देखो जरा रास्ता इधर उधर से है। जैसे बड़ी सिंपल सी बात है हिम्मत जी, मैं आपको बोलूं कल बारिश होगी, छाता रख लेना, बस इतना सा बता सकता है आपको। आप बोलो नहीं ऐसा समाधान लाओ कि बारिश रोक दो, तो फिर वो संत, वो ऋषि जो हमारे हुआ करते थे ना, उनकी तो साधना शायद इतनी भी थी कि वो तो रोक देते, पर आज के जमाने में हम में वो ताकत नहीं है। अच्छा, हम बार बार कह रहे हैं कि भाई टैरो कार्ड जो एक्सपर्ट्स हैं वो बहुत कम है, बहुत रेयर है इंडिया में। क्या कुछ ऑथेंटिक बुक्स हैं, अगर किसी को सीखना है, कोई आगे जानना चाहता है, कुछ ऐसी बुक्स हैं, उनका नाम बता सकते हैं आप? हिम्मत जी, टैरो में बुक्स बिल्कुल नहीं है, और नहीं टैरो हो गया, न्यूमेरोलॉजी हो गया, मतलब बुक्स हैं, ऐसा नहीं है नहीं है, पर उनमें बहुत ज़्यादा नॉलेज या प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस किसी ने नहीं लिखा हुआ। बेसिकली क्या लिखा है, कार्ड्स के मीनिंग्स जो आपको वैसे भी गूगल और यूट्यूब पे मिलते हैं। इसमें सारा पॉइंट कहाँ आता है
जब आपको उसको प्रैक्टिकली अप्लाई करना है ना, अब वो कोई मेंटोर से आप एक्सपीरियंस लेते हो। आपने कहाँ से सीखा था? टैरो कार्ड्स की टैरो बात कर कार्ड्स रहे के हो बारे में? आप? हाँ जी। गुरु हुआ करते थे मेरे। मैंने ये सब्जेक्ट्स, मैं शुरू से बता देती हूँ आपको, ये सब्जेक्ट्स जो सारे मैंने बहुत सारे टीचर्स से सीखे हैं। ठीक है। अपने दिल से जिनको मैं गुरु मानती हूँ वो मिस्टर उमंग तनेजा हैं, जिनसे मैंने न्यूमेरोलॉजी और एस्ट्रोलॉजी की शिक्षा ली है ना। रेकी की शिक्षा मैंने एन.के. शर्मा जी से ली है। नीरू साध जी है जिनसे मैंने टैरो पढ़ा था। ये मेन सब्जेक्ट के गुरुज हैं। बाकी लेकिन इनके साथ साथ मैंने और भी बहुत सारे टीचर्स से पढ़ा है, क्योंकि हमारे टाइम पे ऐसे सब कुछ कलेक्टिवली नहीं मिलता था। कहीं से कुछ पढ़ा, कहीं से कुछ पढ़ा, कहीं से कुछ पढ़ा। ठीक है। गाइडेंस मुझे, जिसने मुझे रास्ता दिखाया कि एक्चुअली में स्पिरिचुअलिटी है क्या, एक्चुअली में ज्योतिष है क्या, और खुद को बदलने से जीवन बदलेगा, ये चीज़ मुझे जिसने सिखाई वो, उनको मैं दिल से गुरु मानती हूँ, और वो मिस्टर उमंग तनेजा जी हैं। क्या हमें खुद की टैरो रीडिंग खुद करनी चाहिए या हमें अपनी टैरो रीडिंग किसी एक्सपर्ट से करानी चाहिए? देखिए, पहली बात तो ये समझ जाइए काफ़ी लोग कि हैं ना, जैसे कई सारे बच्चे भी है, जनता भी है, वो न्यूमरोलॉजी यूट्यूब से सीख रही है, वो टैरो कार्ड के बारे में यूट्यूब से सीख रही है, और वो लग जाते हैं अपनी रीडिंग करने के लिए। तो उनको खुद की रीडिंग खुद ही करनी चाहिए, वो एक्सपर्ट से करानी नहीं, चाहिए? ये तो फिर वो वाली बात हो जाएगी हिम्मत जी की मैंने वो डॉक्टर बन गई मैं यूट्यूब से पढ़ के, और फिर आप खुद ही पे एक्सपेरिमेंट कर रहे हो, दूसरों पे भी कर रहे हो, तो खुद को भी धोखा दे रहे हो और दूसरों को भी। इसका मतलब ये नहीं आप खुद की रीडिंग नहीं कर सकते, आप बिल्कुल कर सकते हो, लेकिन पहले उसको गहराई से पढ़ो, सब्जेक्ट को पढ़ लो गहराई से, फिर आप खुद की रीडिंग करिए। एक टैरो कार्ड में आज की डेट में ना बड़ा मिसकंसेप्शन है कि खुद की रीडिंग नहीं कर सकते। अब अगर मैं खुद की रीडिंग नहीं कर सकती, देखो एक चीज का स्वाद अगर आपने खुद नहीं लिया हुआ तो कैसे बोल दोगे कि ये अच्छा है? या आज मैं आपसे बात कर पा रही हूँ, क्यों? मैंने सबसे पहली बात क्या बोली, मैंने हजारों बार अपने लिए की है, सही बात। तभी कर पा रही हूँ ना। अगर मैंने ये कभी अपने लिए की नहीं होती तो क्या मैं इस सब्जेक्ट की आत्मा कभी जान पाती? बिल्कुल कभी भी नहीं। तो अपने लिए जरूर करिए, पर पहले पूरा जानिए तो सही। आधी अधूरी नॉलेज से तो आप खुद को भी डराओगे और दूसरे को भी डराओगे। तो पहले गहराई से जानो और फिर खूब रीडिंग करो खुद के लिए। अच्छा, एक चीज़ और बताइए, मतलब भारत में बहुत लोग परेशान हैं उस चीज़ से, क्या टैरो कार्ड से शादीशुदा जिंदगी को बेहतर बनाया जा सकता है? देखिए, शादीशुदा जीवन जो होता है उसमें दिक्कत आती क्यों है? हाँ। हमारे डिफरेंस ऑफ ओपिनियन होते हैं, है ना। भाई दो लोग हैं, साथ रहते हैं, किसी चीज़ पे एग्री करते हैं, किसी चीज़ पे डिसएग्री करते हैं, और धीरे धीरे क्या होता है, हम एक दूसरे पे कम ध्यान देने लगते हैं, या दूर हो जाते हैं, या हमें दूसरे का ओपिनियन पसंद नहीं आता। हमारे अंदर ना एक चीज़ आने लगती है, यार ये ऐसा क्यों है, सही बात है, ये मेरी बात को क्यों नहीं समझता। और पहले समझता था, पहले समझता समझती थी। है ना, क्यों? तो इसलिए प्रॉब्लम पैदा होती है। अब टैरो कार्ड इसमें कैसे आपकी मदद करता है? टैरो कार्ड पहली बात तो आपको ये समझाता है कि अगले के दिल में क्या है, वो क्या सोच रहा है, वो क्यों ये बात बोल रहा है जो बोल रहा है। सिमिलरली आप अपना भी देख सकते हो। फिर वो आपको गाइडेंस देता है कि क्या करने से आप दोनों के जो फीलिंग्स हैं ये पॉजिटिव हो पाएंगे। तो इस तरीके से बदल सकता है। हाँ, बाकी वो टैरो स्पेल करा लो, ये करा, उस तरीके से नहीं। टैरो स्पेल क्या होता है मैम? ये बहुत कंसेप्ट बहुत ज़्यादा चल रहा है। टैरो स्पेल में वो ऐसा बोलते हैं कि वो एक कुछ पढ़ेंगे, पता नहीं मंत्र उन्हीं को आता होगा, मेरे को, मैंने तो ना तो पढ़ा है, क्योंकि मुझे तो इन चीज़ों में यकीन ही नहीं है। वो ये कहते हैं कि एक मंत्र पढ़ेंगे जिससे जैसे बॉयफ्रेंड चले गया, उस पे करते हैं ज़्यादातर वो स्पेल, तो वो बॉयफ्रेंड वापस आ जाएगा। मेरा एक ही सवाल है, जो जवाब दे देगा तो मैं भी टैरो स्पेल पढ़ लूंगी, पढ़ाना शुरू कर दूंगी। कि अगर आप स्पेल कर ही सकते हो तो आप अंबानी जी पे करके और उनकी वसीयत लिखवा लो अपने नाम। सही बात है। मतलब सीधा आप ये करो ना, है। आप क्या बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड वापस लाने में लगे हुए हो? अगर आप स्पेल कर ही सकते हो तो किसी क्रिमिनल पे स्पेल करो और उससे क्राइम कबूल करवा दो। सही बात है। टैरो से कहते हैं हम खोया हुआ सामान ढूंढेंगे। हिम्मत जी, पुलिस स्टेशन में बैठ जाओ, टैरो रीडर्स, किसी की कोई चीज खोई ना, मिल जाए सारी, तुम बता दो। क्यों टैरो से लेके आप इतनी गलत गलत चीजें बोले जा रहे हो, क्यों? और फिर इनसे सवाल क्यों नहीं कर रहा? और गलत गलत बोलने भी जा रहे हो, और सबसे बड़ी बात है कि लोग इन बातों पे यकीन कर भी रहे हैं। मैं तो हमेशा से इस बात को मानती हूँ, बोलने वाला तो गलत है ही है, वो अपना जवाब देगा ऊपर वाले को, लेकिन सुनने वाला भी तो कहीं ना कहीं गलत है। क्यों नहीं इनसे सवाल कर रहे कि आप पुलिस स्टेशन में क्यों नहीं बैठे, अभी तक सारे खोई हुई चीजें मिली क्यों नहीं? अगर तुम बता सकते हो बता दो। कोई भी नया काम करने से पहले क्या टैरो कार्ड की सलाह लेनी चाहिए? बिल्कुल लेनी चाहिए। वो आपको उसके इफ्स एंड बट्स, उसकी स्ट्रेंथ्स और उसकी वीकनेस बता सकते हैं। और मैं आपको छोटा सा एग्जांपल भी दे सकती हूँ अपनी पर्सनल लाइफ से। शायद अभी आप इतना नहीं जानते टैरो को, तो आप मुझसे बार बार ये भी आपने जानना चाहा है कि क्या मैंने यूज़ किया है।
तो मैं बिजनेस भी करती हूँ, मतलब मैं पढ़ाती हूँ, मेरा इंस्टीट्यूट है, उससे अलावा भी मेरा गारमेंट्स का बिजनेस है। अच्छा। अब वहाँ पे हम क्या करते हैं, फ्रेंचाइज लेते हैं शोरूम्स के। तो एक बार एक फ्रेंचाइज हम लेना चाह रहे थे और मुझे बड़ा पॉजिटिव लग रहा था वो, बहुत मतलब सब कुछ अच्छा था, कोई ऐसी इफ एंड बट नहीं थी उसमें जिसमें वो, पर मैंने आपको बताया मेरा रूटीन कि जब लास्ट फाइनल कॉल लेनी है तो मैं पहले प्रे करूंगी माता रानी को, और मैं सीधा ये बोलती हूँ कि माता रानी जो आप बोलना चाहते हो वो मुझे इन कार्ड्स में दिख जाए। अब मैंने वो निकाला और वो बिल्कुल नेगेटिव, और हम सिक्योरिटी डिपॉजिट दे चुके थे। फिर वही बात आ गई कि मेरी फैमिली को पता है कि अब तो ये नहीं करेगी, तो हमने वो कैंसिल किया, सिक्योरिटी डिपॉजिट वापस लिया, और बाद में हमको पता लगा कि वो कंपनी में कुछ ऐसे फ्रॉड वगैरह ये सब चीज़ें हो गई थी, तो लोगों ने जिन्होंने पैसा लगाया हुआ था वो अटक ये गया। चीज़ आपने पहले क्यों नहीं की? मैं तो 2010 से करती नहीं, जो जैसे आपने सिक्योरिटी डिपॉजिट, वो एक्चुअली क्या था ना, हम मीटिंग करने गए, इम्प्रेस हो गए, सिक्योरिटी डिपॉजिट दे दिया कि उस चीज को बाद में फाइनल कॉल लेने से पहले मैं करती हूँ, मैंने जाने से पहले, क्योंकि मुझे ये लगता है अच्छा, कि पहले खुद भी तो थोड़ा कर्म करो ना। हाँ। अब ये नहीं है आपकी बस ये आता है तो कुछ करो ही ना, घर से नहीं लें, सब कुछ हम यहीं बैठ के देख लेंगे, ऐसे नहीं हो सकता। पहले कुछ खुद तो कदम बढ़ाओ। हाँ, फाइनल डिसीजन लेने से पहले आप जरूर देखिए। अब जिस मीटिंग में हम गए थे वहां में बड़ा प्रॉमिसिंग लगा, मैंने आपको जैसे बताया, कोई इफ एंड बट नहीं था, तो हम वो सिक्योरिटी डिपॉजिट दे के आ गए। मैं एक ही लाइन में आपसे आंसर भी चाहूँगा उस चीज़ का, क्या सच में, क्योंकि बहुत सारे लोग इस पॉडकास्ट को देख रहे हैं, क्या सच में टैरो कार्ड सच है या सिर्फ और सिर्फ एक विश्वास मात्र है? 100% सच है। मतलब टैरो जो भी चीज आपको बताएगा वो 100% सच होगी अगर आप उसकी सीमा समझ के रीडिंग करोगे। आप ये सोचो कि टैरो करने से ही आपके जीवन की सारी समस्याएं सॉल्व हो जाएं, तो नहीं। टैरो आपको वो रास्ता बताएगा कि आप क्या करो जिससे आपका जीवन की समस्याएं समाधान हो जाए। आपके लिए वो टैरो समाधान नहीं करेगा। अगर ये मान के करोगे तो 100% सच। ये एस्ट्रोलॉजी का ही एक हिस्सा है। हाँ, आप कह सकते हो। देखिए, जितने भी सब्जेक्ट्स पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर पे बात कर सकते हैं, डिवाइन कनेक्शन पे बात कर सकते हैं, वो सब एस्ट्रोलॉजी के अंडर ही आते हैं। ज्योतिष का मतलब लेमन की तरह आप समझोगे तो क्या हुआ हिम्मत जी, ज्योति प्लस ईश, है ना। टेक्निकल डेफिनेशन अलग है, मैं उस पर नहीं जा रही। स्टूडेंट को मैं कैसे पढ़ाती हूँ, ज्योति का मतलब लाइट, ईश का मतलब गॉड। एक ऐसी ज्योति जो आपको उस ईश्वर से कनेक्ट कर सकती है। और वो ईश्वर भी कौन है? हम आत्मा है, वो परमात्मा है, हम भी तो उन्हीं का हिस्सा है। कहने का मतलब खुद से भी कनेक्ट कर सके और ईश्वर से भी, वो ज्योतिष है। हर जो सब्जेक्ट इसको कर सकता है। मैंने आपको बोला ना, मैं माता रानी से कनेक्ट करती हूँ, माता रानी से कनेक्ट करना हो तो मैं इनको यूज करती हूँ, तो ये मेरे लिए ज्योतिष है। क्या टैरो कार्ड यूज करके हम अपनी सेहत में भी सुधार कर सकते हैं? डिसीजंस लेने में मदद कर सकते हैं ना। जैसे हमारे पास बड़े केसेस आते हैं ऐसे आजकल, क्योंकि डॉक्टर्स के पास भी इतना कंफ्यूजन है ना लोगों को। लोग क्या करते हैं कि डॉक्टर कह रहा है सर्जरी करा लो, पर रिजल्ट की गारंटी नहीं दे रहा, तो अब लोग कंफ्यूज जाते हैं। आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट लूं, एलोपैथिक ट्रीटमेंट लूं, लोग बहुत कंफ्यूज रहते हैं। तो फिर यही कंफ्यूजन वाला क्षेत्र आ गया जहां पे टैरो स्पेशलाइज करता है। तो उन चीजों में डिसीजन लेने में टैरो आपकी मदद कर सकता है। तो हाँ, सेहत में इंप्रूवमेंट लाने में आपके लिए बहुत मददगार होता है, राइट ट्रीटमेंट चूज करने में। ठीक है, एक सवाल है जो एक विद्यार्थी का ही है कि क्या टैरो परीक्षा के नतीजे, लव लाइफ या करियर की भविष्यवाणी कर सकता है? हाँ, भविष्यवाणी करने में तो क्या है। मैं इस सवाल को थोड़ा और इलेबोरेट कर देती हूँ। मेरे पास पीछे एक कंसल्टेशन आई थी, मैडम, मैं कहा हाँ जी, मैंने पेपर दे दिया है, पेपर बहुत ही गंदा गया है। मैं कहा ठीक है, अब आप कोई ऐसा उपाय दे दो कि मेरे नंबर बड़े अच्छे आ जाए। हाँ। अगर तो ये ढूंढ रहे हो तो टैरो तो कुछ नहीं कर पाएगा। हाँ, लेकिन अगर आप ये पूछना चाहते हो, किसी भी चीज से परेशान हो, या किसी कोर्स में चॉइस करना चाहते हो, किसी एग्जाम में चॉइस करना चाहते हो, अपने अंदर क्या सुधार करूं कि मैं पढ़ाई में अच्छा हो जाऊं, ये सारी बातें टैरो आपको बता देगा। पर पढ़ना आपको ही पड़ेगा। जैसे एक चीज, हम बच्चे होते थे ना तो मजाक में सुनते थे ना कि तकिए के नीचे बुक रख के सो जाओ, याद हो जाएगी। अब आप तो मेमोरी किंग हो, आप बता दो, ऐसे याद होती है क्या? नहीं, ऐसे नहीं हो सकता। फिर वही बात है बस जी। एक थोड़ा सा टैरो से हट के एक जर्नली बहुत ज़्यादा टॉपिक चल रहा है, तंत्र मंत्र। क्या ये काम करता है? करता है, ऑथेंटिकली सीखा जाए तो। अच्छा। देखिए, मेरी कोई बहुत ज़्यादा नॉलेज नहीं है तंत्र मंत्र पे, क्योंकि मैं इस रास्ते कभी गई नहीं। कोशिश मैंने करी थी एक बार, फिर जो मेरे गुरु हैं उन्होंने मुझे बताया कि ये गृहस्थ लोगों के लिए इतना
नहीं होना चाहिए इन चीज़ों में, नहीं सोचना चाहिए, हमने गृहस्थी बसाई हुई है, हमें वो चलानी है। तो कभी इस बारे में ना सोचा ना फिर इसमें गए। होता ज़रूर है, पर ये जो विद्या है, एक तो इसको पाने के तरीके थोड़े से ऐसे होते हैं जो गृहस्थी में रहते हैं उनके लिए इतने पॉसिबल नहीं है। दूसरा, ये वो नहीं होता जो आम आदमी इसको समझता है। आम आदमी को क्या लगता है, जैसे जरा सी जिंदगी में डिफिकल्टी आई, किसी ने कुछ करा दिया, हाँ, है बिल्कुल, ना? बिल्कुल, ये वो नहीं होता। ये तंत्र सीखना, करना बड़ा ही महंगा और बड़ा ही तपस्या चाहिए इसके लिए। मतलब इसमें इतने नियम हैं कि हर आम आदमी नहीं फॉलो कर सकता कि वो आप पे कुछ करा रहा है। इसमें भी वो 98% लोग डराते हैं, हाँ, किसी 1-2% लोगों को सच में आता है। बिल्कुल। और होता क्या है हिम्मत जी, जब हमारे जीवन में अच्छा चल रहा होता है ना, तब हम कभी नहीं कहते किसी ने कुछ कराया। तब हम क्या कहते हैं, मेरी मेहनत, मेरा डेडिकेशन, इतनी सी दिक्कत आई, किसी ने कुछ करा दिया। तो ये वाला नहीं होता तंत्र मंत्र। नजर लगती है, सच में लगती है। हाँ, वो तो साइंटिफिक है ना। आप उसको पढ़ के देखो, वो थोड़ा समझ लेते हैं उसको। ऑरा, जिसकी मैं बात पहले भी कर रही थी, वो जो ऑरा होती है वो सबसे सेंसिटिव होती है इमोशन से, एनर्जीज, वाइब्रेशन से। तो जो मेरी ऑरा है, जैसे मानो अब किसी ने मुझे देखा, उसके मन में मेरे लिए कोई भी नेगेटिव इमोशन आया, तो वो ऑरा कैच कर लेती है और वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाती है। तो आप देखते हो जैसे बच्चों पे ज्यादा चलता है ये नजर वगैरह, फिर बच्चा चिड़चिड़ा होने लगता है, रोने लगता है। तो सिमिलरली आप अनकंफर्टेबल हो जाते हो, है ना? फिर हम क्या करते हैं, आग लेके आते हैं, वो रुई में लगा लेते हैं, या फिर नमक लाते हैं, नींबू लाते हैं, तेल की जो है बाती ना? बनाते हाँ, हैं, नींबू लाते हैं और आपके आसपास ऐसे घुमाते हैं। हाँ, क्यों? क्योंकि इन चीजों की ऑरा बहुत स्ट्रांग है। तो ये क्या करता है, नेगेटिविटी एब्जॉर्ब कर लेता है। फिर हम उन चीजों को फेंक देते हैं और आप बेटर फील करने लग जाते हो, क्योंकि आपकी ऑरा वापस मतलब नजर तभी लगती है जब वो आपके ऑरा में या आपके पास में है। हाँ जी। क्योंकि मैं यही पूछने वाला था कि मोदी साहब को तो नजर नहीं लगती, अंबानी जी को नजर नहीं लगती, इनके पास इतना कुछ है। बिल्कुल बिल्कुल। तो और बचा कैसे जा सकते हैं इन चीजों से? इन चीजों से मेडिटेशन करके, अपनी ऑरा को स्ट्रांग बना के। अब ऑरा स्ट्रांग नेचुरली भी बनाई जाती है। जैसे अब हमारे जो साधु संत होते थे, ऋषि होते थे, उनकी ऑरा कितनी स्ट्रांग होती थी, कोई नजर नहीं लगा सकता था उनको। क्यों? वो सिर्फ सात्विक खाते थे, सात्विक सोचते थे, सात्विक करते थे। हम सब थोड़े से गलत रास्ते हैं, मतलब हमारा खाना पीना, रहना सहना सब थोड़ा तामसिक के टुवर्ड्स या राजसिक के टुवर्ड्स हो चुका है। तो इसलिए हमारी ऑरा वीक होती है। उसको जितना स्ट्रांग कर सकते हो करो। ऑरा स्ट्रांग करने के तरीके हैं, नेचुरल खाना खाओ, मंत्र उच्चारण करो, योग करो, प्राणायाम करो। इन चीज़ों से नेचुरली स्ट्रांग हो जाती है। फिर कुछ हीलिंग मोडालिटीज भी आती हैं, जैसे रेकी हीलिंग है, प्राणिक हीलिंग है, इन चीज़ों से भी हो जाती है। मैं भी ऑरा पे बहुत बात करता हूँ, क्योंकि हमारा एक सिस्टम है स्टडी स्किल्स में, विवेकानंदा सिस्टम। तो उसमें कुछ स्टेप्स होते हैं। उसमें सबसे पहले क्या होता है, कुछ चीज़ें सेट करनी होती हैं। मतलब मैं हमेशा कहता हूँ कि पढ़ने से पहले अपनी कुछ चीज़ें सेट करो। आप अपना माइंड, ब्रेन, बॉडी, टाइम, प्लेस और सेंसेस, ये 6 चीज़ें आपको सेट करनी चाहिए। उसमें जो प्लेस है, उसमें जैसे कई बच्चे कहते हैं कि पढ़ाई में मन नहीं लगता, है ना? तो मैं कहता हूँ कि जब आप लाइब्रेरी में जाते हैं तब मन कैसे लगता है, जब किसी स्कूल में या कॉलेज में बैठते हैं तब मन कैसे लगता है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे क्या होता है, एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड, एक ऑरा होता है। ऑरा होता है, exactly. तो फिर बच्चे मुझसे पूछते हैं, सर ऑरा कैसे बनाते हैं? तो सिंपली मैं बताता हूँ कि अगर आप 21 से 30 दिन, ठीक है, एक पर्टिकुलर प्लेस पे, कोई भी एक निश्चित कर लीजिए कि भाई मान लीजिए ये मेरी जगह है, अब जब भी मैं पढ़ूंगा या पढ़ूंगी, अगले 21 से 30 दिन तक यहीं पे पढ़ूंगा। तो धीरे धीरे क्या होगा आपका, और जो चीज़ आप कर रहे हैं, मान लो मैं पढ़ रहा हूँ, तो पढ़ने का ही एक ऑरा बन जाएगा, क्रिएट हो जाएगा। और आगे से जब भी आप उस ओरे में आएंगे, अपने आप आपका पढ़ने का मन करेगा। इसी चीज पे हिम्मत जी, आपने कभी ये बात सुनी है, जैसे पंडित लोग होते हैं वो कुछ बताते हैं तो कहते हैं गद्दी पे बैठेंगे तो बताएंगे। हाँ, सुना है? गद्दी, वो ओरा होता है। ऑरा की तो बात कर रहे हैं, यही बात टैरो पे भी है। अब टैरो की हालात क्या हो चुके हैं, क्योंकि ये जो स्टूडेंट्स क्या करते हैं ना, छोटे छोटे कोर्सेज जो कर रहे होते हैं, वो तो इन चीज़ों तक जा ही नहीं पाते ना बेचारे। वो सिर्फ कार्ड के मीनिंग पढ़े और बताना शुरू कर दिया, कहीं पे भी बैठ के कुछ भी करना शुरू। हम कहते हैं अगर आप एक ऑथेंटिक रीडिंग करना चाहते हो, सबसे पहली बात आपकी एक फिक्स्ड प्लेस होनी चाहिए। वही बात आ गई ना कि ऑरा क्रिएट होती है वहां पे, एनर्जीज वैसी होती हैं कि आप वहां पे रीडिंग कर पाते हो। ये भी आपने देखा होगा, जब भी मैं पॉडकास्ट करता हूँ, मैं हमेशा इसी चेयर पे बैठता हूँ। अच्छा। हाँ, कुछ सेट है ना? और मैं मेरा एक सेट भी मैंने फिक्स कर दिया है। घर पे भी मैं जब भी रीडिंग करता हूँ या घर पे भी मैं रिकॉर्ड्स वगैरह की तैयारी करता हूँ, क्यों, काफ़ी टाइम से हम इस चीज़ पे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड पे एक बायोलॉजिकल क्लॉक भी होता है कि एक पर्टिकुलर टाइम, कि जब भी करना इस टाइम पे करना, ताकि आपके माइंड में, आपके ब्रेन में वो बायोलॉजिकल क्लॉक बन जाए। तो ये पॉडकास्ट एक्चुअली एक मास्टर क्लास है, ठीक है।
जो भी जनता, जो भी बच्चे ये देख रहे हैं, प्लीज़ आप है ना किसी भी तरीके की दुविधा में ना रहें। दुनिया भर के जो पॉडकास्ट वगैरह आप देखते रहते हैं और उनसे कई बार क्या होता है, गुमराह भी होते रहते हैं। हमारा पॉडकास्ट करने का जो मकसद है वो है ऑथेंटिक पर्सन को आपके सामने लेके आया जाए, ठीक है। मैंने भी कई सालों तक रिसर्च की है, तब जाके मैं आपके सामने चीज़ें बोलता हूँ। और मैं कभी नहीं कहता कि वो चीज़ें मैंने, जैसे मैं मेमोरी वैदिक मैथ्स पे बात करता हूँ कि मैंने बनाई है, वो हमारे वैदिक काल की चीज़ें हैं। खुशबू जी से भी हमने यही सीखा, इन्होंने कोई भी चीज़ मतलब ऑन द स्पॉट नहीं बताई कि हाँ इससे ऐसे हो सकता है, वैसे हो सकता है, फलाना दिन का कुछ ऐसा नहीं बताया। बस आपको एक ट्रू नॉलेज दी है और मैं इनको जान गया हूँ। कहीं कभी भी कोई दुविधा है आपको, कोई भी अगर ऑप्शन नहीं मिल रहा, तो ये मेरा सजेशन रहेगा, आप टैरो कार्ड की हेल्प ले सकते हैं, टैरो कार्ड एक्सपर्ट की हेल्प ले सकते हैं, और ये सच में एक्सपर्ट है। तो अगर कहीं भी Thank कोई भी आपको दिक्कत है, प्लीज़ खुशबू मैम, क्योंकि मैं खुद भी पूछने वाला हूँ बहुत सारी चीज़ें अब जब हम बैठेंगे आराम से, है ना। तो थैंक यू सो मच मैम, Most आप द welcome हिम्मत जी। भारद्वाज शो पे आए। आपने सच में, आज मैंने बहुत कुछ सीखा और मुझे लगता है हमारी ऑडियंस ने भी बहुत कुछ सीखा होगा। 2025 के मूलांक वगैरह के चक्करों में मत रहो, अपना कर्म करो, ठीक है। तो सबसे बड़ा कर्म ही होता है। मैं भी लास्ट में यही मैसेज देना चाहती हूँ, आप ज्योतिष की मदद लेना चाहते हैं ज़रूर लीजिए। टैरो, न्यूमेरोलॉजी, किसी भी सब्जेक्ट की लेना चाहते हैं, इनसे जानिए कि आप में क्या स्ट्रेंथ है, क्या वीकनेसेस हैं, क्या सिचुएशंस में आप पढ़ सकते हो। लेकिन कर्म सबसे प्रधान है, उसको मत छोड़िए कभी भी, और ये गलत रेमेडीज, शॉर्टकट्स के चक्कर में मत पड़िए। बिल्कुल मत पढ़िए। किसी भी ट्रेनर से सीखने से पहले कम से कम उनका बैकग्राउंड तो पता कीजिए, कितने सालों की उनकी रिसर्च है, कब से वो काम कर रहे हैं। ऑथेंटिक पर्सन होना चाहिए, ऑथेंटिक बुक्स होनी चाहिए, वहीं से ज्ञान आपको लेना चाहिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट पॉडकास्ट में। थैंक यू सो मच। थैंक यू जी, थैंक यू हिम्मत। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच।